Hello students, today we are continuing the chapter Heredity and Evolution. In the last video, we have learned about the evolution, and in in the last video we have taken an example of beetles. A group of 12 red beetles living in bushes with green leaves. There was three situations. First situation, a green color variation arises during reproduction among the red beetles. This green beetle can pass the green color to its progeny, and crows cannot see green beetles on the green leaves of the bushes, so cannot eat them. ठीक है, तो हमने इसका डिसीजन निकाला था कि इट वॉज द ग्रीन कलर वॉज द गुड एडेप्टेशन या फिटेस्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म, सो इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचर ने उसका सिलेक्शन किया जो ज़्यादा फिट था. तो उन्होंने कहा कि रेड वाले बीटल से ग्रीन बेटल ज़्यादा फिट रहे, जिससे कि उनकी संख्या इंक्रीज़ होती गई और नेचर ने उसका सिलेक्शन किया. सेकेंड जो था कि मोस्ट ऑफ द बीटल्स आर किल्ड बाई एलिफेंट फुट. ये बाई चांस था कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जिनसे उनका जीन फ्लो ख़त्म हो गया. ठीक है, तो काफ़ी कुछ जीन फ्लो मर गए, जैसे कि भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत सारे जो थे उसमें बीटल्स जो थे वो ब्लू कलर के विच आर जो रेड कलर के थे वो डेथ हो गई. विच आर मोस्टली ब्लू विच इज़ बाई दिस इज़ बाई चांस. मतलब ये बाई चांस था कि जिस भी कलर के अगर बीटल्स की डेथ हो गई तो दूसरे जो अगर वो फिट भी नहीं है तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वही अकेले बचते हैं. नेक्स्ट था थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन में लिया था कि अपेरेंस ऑफ प्लांट डिसीज इन द बुशेस. जिस बुश पर वो बीटल्स रहते थे तो उनमें कोई डिसीज़ लग जाती है, जिससे कि उनको फूड नहीं मिलता सही से और पुअर नरिशमेंट की वजह से वो वीक हो जाते हैं. ठीक है, इसका जो डिसीजन निकला था कि जब उनको फिर से नरिशमेंट मिलने लगता है तो वो फिर से हेल्दी हो जाते हैं. ठीक है, और ये वाला जो वीक जब वो हो गए थे तो उस टाइम जो उनकी जनरेशन जो है वो ब्रीड करी थी या पैदा हुई थी तो वो हेल्दी थी, वो वीक नहीं थी, क्योंकि ये कैरेक्टर वीक होने का वो उनके जीन्स में नहीं था. तो इन सब सिचुएशन के बाद फिर आते हैं लेमार्क. लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड. जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लेमार्क. तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, पहले हमें इसके बारे में जानना चाहिए. वी शुड नो अबाउट द एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? दोज आर सोमेटिक वेरिएशंस. ये हमारी सोमेटिक वेरिएशंस मतलब हमारी सेल्स में होते हैं, ना कि गैमीट्स में. ये हमारे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं हैं. जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं. तो ये हमारे जेनेटिक वेरिएशन नहीं है. और इनहेरिटेड ट्रेट जो होती हैं, दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस. सेकेंड है एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड स्पेशल एफर्ट्स. मीन्स ये हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं अपनी मेहनत से और अपनी लगातार वर्क करने से. जैसे कि अगर मैं स्विमिंग करती रहूँ तो क्या होगा, मेरी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, या जिम जाते रहें तो मसल्स डेवलप हो जाएंगी. तो ये हमारे जीन्स में नहीं जाएंगी, ये केवल हमारी सेल्स में डेवलपमेंट होगा. ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई पहलवान हो तो उसका बेटा पहलवान ही हो. ठीक है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो उसने बाद में गेन किया और ये उसकी जीन्स से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये इनहेरिटेंट नहीं है. मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है. और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और आगे दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स के? जैसे लर्निंग ऑफ डांस. अगर आपने डांस सीखा और आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जनरेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसको डांस आता ही हो, उसको भी दोबारा सीखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट्स. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते हैं. एंड मस्कुलर बॉडी ऑफ
रेसलर की मस्कुलर बॉडी होती है। अब ये नहीं कि उसका जो बेबी है उसकी मसल्स बनी बनाई आएंगी, ठीक है। अब इनहेरिटेड ट्रेट कौन से होते हैं? अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स एंड कर्ली हेयर। बाई बर्थ किसी के कर्ली हेयर हैं, ये नहीं कि आपने बाद में कर्ली करा लिया। तो इस तरीके से जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती हैं वो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं। आफ्टर बर्थ आप जो भी काम सीखते हो वो सब आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि वो आपकी डेथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। अब दो साइंटिस्ट आए थे, दो बायोलॉजिस्ट आए थे। ये डार्विन जो थे वो तो नेचुरलिस्ट, ठीक है, और लेमार्क जो थे वो बायोलॉजिस्ट थे। तो लेमार्क ने सबसे पहले दिया था अपनी थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लेमार्क। इनको इसी के नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ लेमार्क। इसको दूसरा नाम है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ एन ऑर्गन डिटरमाइन इट्स हेरिडिटी। तो ये बताया था कि उन्होंने कि अगर हम किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते रहें तो वो हमारे जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी जिम जाती रहूँ, मसल्स बना लूँ, तो वो मसल्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लेमार्क, ठीक है। लेकिन इसको डिसअप्रूव कर दिया अगस्ट वीजमैन नाम के बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया। लेमार्क ने एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ का, कि उन्होंने कहा था कि जो जिराफ हैं वो हिरन से बने हैं। उन्होंने कहा कि जो हिरन है वो जो थे पहले, जो जिराफ थे वो शॉर्ट नेक थे, वो नीचे घास वास खाया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ जिराफ ने कोशिश करी और ऊपर उठ करके जो है उन्होंने ग्रास को या पेड़ों को खाना शुरू करा। अब ये उनकी आदत बन गई। अब वो अपने नेक ऊपर करके जो है वो पेड़ों को पत्तों को खाया करते थे, पेड़ों की लीव्स को खाया करते थे। तो ऐसे करते करते उनके जो जीन्स हैं इस तरीके से, देखिए फर्स्ट वाला ऊपर वाला जो है ये वाला देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा कि ऊपर वाले लीव्स को खाया करते थे, अपनी गर्दन को खींच कर। धीरे धीरे इनकी जो नेक है वो काफ़ी लॉन्ग होती चली गई और फिर ये अपने जो जिनसे इनका ओरिजिन हुआ था उससे इतने डिफरेंट हो गए कि इनको एक अलग स्पीशीज़ का नाम दे दिया गया, जिराफ, ठीक है। लेकिन डार्विन ने इसको नहीं माना। डार्विन ने कहा कि ऐसा नहीं था, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म थे, शॉर्ट नेक वाले भी और लॉन्ग नेक वाले भी। लेकिन जो लॉन्ग नेक वाले थे उनमें वो फिट थे, ज़्यादा फिट रहे, और जो शॉर्ट नेक वाले थे वो फिट नहीं रहे। तो नेचर ने उनका सिलेक्शन किया जो ज़्यादा फिट था, तो नेचर ने इनको ख़त्म कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो डिस्टिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो जाती हैं, अब उन्हें अर्थ पे वो पाई नहीं जाती। जैसे डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स जो है नेचर ने सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो सरवाइव करने लायक नहीं था, वो सरवाइव नहीं कर पाया अर्थ पर, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया। ऐसे एक डोडो था, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया, इन्होंने ये कहा था लेमार्क ने कि जब हम किसी ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और यूज़ नहीं करते तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल डिसअप्रूव हो गया। और अगस्ट वीजमैन ने एक एग्जाम्पल भी, एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था रैट्स का। उन्होंने क्या करा, अपने घर में 12 रैट्स लिए और 12 रैट्स की जो टेल थी वो कट कर दी टेल। अब टेल कट कर दी तो टेल का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो लेमार्क के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन में टेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उनके बेबीज़ हुए तो उनमें टेल थी। फिर उन्होंने क्या करा, उन बेबीज़ की भी टेल काट दी, ठीक है। वो कई जनरेशन तक टेल काटते रहे, लेकिन हर बार टेल के साथ ही बेबी पैदा होते थे। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, जो हमने बाद में उसकी टेल काटी, वो जीन्स में नहीं है, जीन्स में टेल है। तो जीन्स में जो टेल है वो नेक्स्ट जनरेशन में टेल वाले ही रेट पैदा होंगे, चाहे वो उसका यूज़ कर रहे हों उस ऑर्गन का, चाहे नहीं कर रहे हों, ठीक है। तो इस तरीके से लेमार्किज्म फेल हो गया। फिर आया डार्विनिज्म। डार्विन जो थे जब 22 ईयर्स के थे तब ये वॉयज पर गए थे, समुद्री यात्रा पर गए थे, ठीक है। और इन्होंने कई साल तक समुद्री यात्रा की और जगह जगह पर रुक करके उन्होंने एनिमल्स के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की। तो उन्होंने देखा कि बहुत टाइप की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे कि डॉगी है, डॉग की बहुत वैरायटी पाई जाती है यहाँ पर, दूसरी ब्रीड
इंग्लैंड में दूसरी ब्रीड या किसी और कंट्री में दूसरी ब्रीड, तो उन्होंने कहा एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म, जैसे एलिफेंट है, कहीं वाइट एलिफेंट होता है, कहीं ग्रे एलिफेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म हर जगह पर अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये इस बेस पर होता है कि नेचर उसी का सिलेक्शन करता है जो एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करता है, या एनवायरनमेंट को झेलने के लिए, या एनवायरनमेंट को सर्वाइव मतलब एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को चेंज कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है। तो इवोल्यूशन, इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी वहाँ से आने के बाद 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। उसमें उन्होंने पूरा लिखा था कि स्पीशीज़ कैसे ओरिजिन होती हैं। स्पीशीज़ के बनने को कहते हैं स्पेसिएशन। अब चार्ल्स डार्विन आए थे, द ग्रेट स्कॉलर शॉकर ऑफ द वेरिएशन एज, विक्टोरियन एज, द ग्रेट शॉकर ऑफ विक्टोरियन एज। ये महारानी विक्टोरिया ने ही इनके लिए एक वो एज इनको गिफ्ट किया था कि जा कर के आप रिसर्च करिए ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनका स्पीशीज़ जो है वो नेचर के सिलेक्शन करने से बनती है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब आपको अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर उस स्ट्रगल में जो भी जीतेगा वही एग्जिस्ट करेगा, वरना दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कंपटीशन बिटवीन and within species in a state of nature. Most species produce for more offspring than can survive. Nature via climate, food availability, check survival, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। शेप्स स्पीशीज़, तो जो भी चीज़ें, जो भी स्ट्रगल आपस में होता है, उस स्ट्रगल में जो जीतता है वही एग्जिस्ट करता है। ये कहना था चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, तो फिर आता है स्पेसिएशन क्या होता है। ये नई नई स्पीशीज़ बनती कैसे हैं। आपने पैरट की बहुत सारी स्पीशीज़ देखी होंगी, ग्रीन कलर के भी होते हैं, और दूसरी कंट्री में जाओगे तो वाइट कलर के भी होते हैं, कलरफुल भी होते हैं। तो स्पेसिएशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट फॉर्म ए डिस्टिंक्ट न्यू स्पीशीज़। स्पेसिएशन वो प्रोसेस है जिससे नई नई स्पीशीज़ बनती हैं। इट हैपेंस व्हेन टू पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर इंटरब्रीड। जब दो पॉपुलेशन बहुत समय तक आपस में इंटरब्रीड नहीं करती बल्कि किसी और के साथ इंटरब्रीड करती हैं, तब नई नई स्पीशीज़ बनती हैं। कैसे? जैसे कि बीटल्स के बारे में ही एक बात कही जाती है कि जैसे जो मान लिया एक बीटल्स जो हैं वो सी के दूसरी तरफ रहते थे, तो एक दिन सुनामी आई और सुनामी में बहुत सारे बीटल पानी में बह गए, और पानी में बह करके वो किसी आइलैंड पर पहुंच गए। अब उस आइलैंड पर बीटल्स रहते थे, लेकिन वो दूसरे कलर के थे, दूसरा उनका कलर था, उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स थी वो भी चेंज थी। अब जो वहाँ पर गए तो वो उन्हीं के साथ मिलजुल करके रहने लगे और उन्हीं के साथ ब्रीडिंग भी करने लगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब उनके अंदर हुआ तो जो उन दोनों के बेबीज़ हुए तो उनमें कुछ और चेंजेस आ गए, इससे कोई नया बीटल बन गया। अब मान लें यहाँ पर जो बीटल थे जो गए थे वो रेड कलर के थे, वहाँ पर रहते थे ग्रीन कलर के। जब उनमें इंटर ब्रीडिंग हुई तो उनके जो बेबीज़ पैदा हुए वो ग्रीन, उनका हेड ग्रीन और जो विंग्स थे वो रेड कलर के। अब उन रेड और ग्रीन वाले ने जब आपस में ब्रीड करा तो फिर कोई नया कलर का जो है वो बीटल बना। ठीक है, तो इसी को स्पेसिएशन कहते हैं। देखिए इस तरीके से इतने सारे कलर के बीटल्स बने, तो इसी तरीके से इतने सारे बीटल्स की स्पीशीज़ बन गई। इसी तरीके से जो आप जंगल में या फॉरेस्ट में बर्ड्स देखते हो ना, बड़ी कलरफुल बर्ड्स, उनका भी कॉज यही है, उनका भी यही कॉज है, वेरिएशंस। जब दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आती हैं और उस वेरिएशन से ही नई नई स्पीशीज़ बनती हैं। तो बीटल्स की देखिए कितनी सारी स्पीशीज़ बन गई, कितनी खूबसूरत स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिएशन। अब व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या होता है? मोस्ट स्पीशीज़ चेंज ओवर टाइम। हर स्पीशीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम ही लोग हैं, हम लोग भी एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, हम भी अपने पेरेंट्स से कुछ चेंज हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ वेरिएशंस हैं। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो ह्यूमन बींग्स की देखिए आप कितने कितने अलग अलग कैरेक्टर्स वाले जो है वो ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। जैसे आप अंग्रेज़ों को देखें
तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर या उनकी आँखों का कलर या उनके बालों का कलर अलग टाइप का होता है ना। अगर आप चाइना में चले जाएंगे तो उनकी आँखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो गोलू मोलू से और छोटे से होते हैं। तो इसी तरीके से भूटान में जाएंगे तो वहाँ के लोग और कुछ होते हैं सब हम ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन कितने वेरिएशंस हैं हमारे अंदर। ऐसे ही ये भी सब बीटल्स थे, लेकिन कितने वेरिएशंस हैं। ऐसी सब बर्ड्स भी होती हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के पैरट्स होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं। तो ये सब वेरिएशंस ही नई स्पीशीज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन क्या होता है कि वेरिएशंस होना, और कैसे वेरिएशन होना, ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब चेंज होने में इतने साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और फिर इतना चेंज हो जाते हैं हम कि जिनसे हमारा ओरिजिन हुआ है उनसे हम बिल्कुल नहीं मिलते। उनसे हमारे अंदर इतना चेंज हो जाता है, इतना स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि हमें उन्हें एक नई स्पीशीज़ का नाम देना पड़ता है। जैसे मंकी से ह्यूमन बींग्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन अब हम इतने चेंज हो गए हैं उनसे कि अब हमको मंकी कहना ठीक नहीं है। तो इसलिए एक नई स्पीशीज़ का नाम दिया गया ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एविडेंसेस शोज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर्स वर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द ओशियन 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन साल पहले ओशियन में केवल सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। उसके बाद मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट, उनमें से कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ थी वो कभी जिंदा थी, लिविंग थी, बट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, लेकिन वो नेचर ने उनका सिलेक्शन नहीं करा, इसलिए वो ज़्यादा समय तक अर्थ पर नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? ये होता है कि कोई बैरियर आ जाए बीच में, दो ब्रीड के बीच में। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमने बीटल्स सी के इधर भी हैं और एक बीटल्स ओशियन पे हैं, वो आइलैंड पर हैं, दोनों के कलर कॉम्बिनेशन में, दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा, लेकिन इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंजेस विद इन ए जीन पूल दैट अकर्स ड्यू टू रैंडम इवेंट्स, किसी भी इवेंट की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था सुनामी आई और कुछ बीटल्स पहुंच गए आइलैंड पर, और व्हेन इंडिविजुअल्स लीव और ज्वाइन द पॉपुलेशन, जब वो अपनी किसी दूसरी पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं, अपनी पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं, किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ, मतलब बीटल्स की ही दूसरी पॉपुलेशन के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तब वेरिएशंस आते हैं और तभी नई स्पीशीज़ बनते हैं। इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे, इवोल्यूशन के आगे ही और पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लेंगे आपका नया टॉपिक लेंगे। इसमें हम आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कैसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन जीन्स का करते हैं और अपने आप भी हम आर्टिफिशियली चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। और इसकी वो लास्ट वीडियो होगी इवोल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।